वेलकम स्टूडेंट। आपका हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप लोग बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। इस बार 2024 की बोर्ड परीक्षा का डेट शीट जारी हो गया है और आपकी 2024 बोर्ड परीक्षा जो होगा 22 फरवरी से शुरू होने वाला है, जिसमें केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री का पेपर 7 मार्च को होने वाला है। तो जिसे देखते हुए हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक हर चैप्टर से महत्वपूर्ण टॉपिक लाते रहेंगे, जिसे पढ़ करके आप बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। तो मेरे बच्चों, उसी ही क्रम में हम आपके लिए लाए हैं विद चैप्टर सॉल्यूशन से एक विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे परीक्षा में हर हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक क्या है हमारा? तन विलेनों के गुण, जिसे हम प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो होते हैं तन विलेनों के गुण जो होते हैं, किन किन अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं, यहाँ पर दिया गया है। वाष्प दाब का उन्मूलन, हिमांक का उन्मूलन, क्वथनांक का उन्नयन, प्रासरण एवं प्रासरण दाब, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तन विलेनों के गुण के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे पहला हम लोग टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन, जिसे आप कह सकते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आइए इसकी परिभाषा को हम लोग देखेंगे। क्या होता है? जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, तब प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। वाष्प दाब में हुए इस कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। इसको हम एक ग्राफ द्वारा समझेंगे। मान लीजिए आपको एक पात्र में क्या दे दिया है, आपने शुद्ध विलायक लिया है जिसका वाष्प दाब कितना है? P0 है। इसमें आप क्या करते हैं मेरे बाबू? एक विलेय पदार्थ को मिलाते हैं। जब आप शुद्ध विलायक में एक विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है? एक विलयन प्राप्त होता है, और जिसका वाष्प दाब कितना दे दिया है? PS दे दिया है। तो परिभाषा से यहाँ पर हम समझेंगे क्या होता है। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, तब प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। अर्थात जो आपको शुद्ध विलायक यहाँ पर प्राप्त हुआ है उसका वाष्प दाब ज्यादा होता है, और जो विलयन होता है उसका वाष्प दाब कम होता है। तब इसके आधार पे आपका वाष्प दाब का अवनमन बराबर हो जाएगा P0 माइनस PS, क्योंकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है और विलयन का वाष्प दाब कम है।
तो यहाँ पर वाष्प दाब का अवनमन बराबर क्या निकल के आया, पी नॉट माइनस पी एस निकल करके आया। इसी से संबंधित हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इसे हम लोग कह सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखिए आपेक्षिक वाष्प दाब का जो अवनमन होता है इसको हम लोग समझेंगे। आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, तो देखिए आपेक्षिक वाष्प दाब का जो अवनमन होता है वह वाष्प दाब अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। दोबारा सुनेंगे, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन वाष्प दाब अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात के बराबर होता है। इसी को क्या बोला जाता है, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, यानी वाष्प दाब अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन कहा जाता है। वाष्प दाब के अवनमन के लिए राउल्ट ने भी अपना एक समीकरण प्रस्तुत किया, राउल्ट ने अपना एक नियम प्रस्तुत किया। तो देखेंगे राउल्ट के नियम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो राउल्ट का नियम जो हुआ वह क्या होता है, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है, विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। अर्थात पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर क्या हो गया, स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये होता है मोल अंश किसका, विलेय का। आप जानते हैं राउल्ट का जो नियम होता है, राउल्ट का नियम केवल तन विलयनों के लिए लागू होता है। राउल्ट का नियम केवल तन विलयनों के लिए लागू होता है। अतः स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा, केवल कैपिटल एन होगा, क्योंकि तन विलयन की अवस्था में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। उस अवस्था में आप लिख सकते हैं स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कैपिटल एन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो यहाँ पे समीकरण आपको प्राप्त हुआ है इसे लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपान क्या लिख सकते हैं, पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। इसी को आगे आप लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर स्मॉल एन मोल होता है, और मोल को भार अनुभार के रिस्पेक्ट में अगर लिखते हैं तो भार बटे अणुभार किसका, विलेय का, बटे विलायक का भार बटे विलायक के अणुभार। इसी को जब हमें आगे लिखना होता है तो हम इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये आपका प्राप्त होता है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन और विलेय के अणुभार के बीच का संबंध, जिसे हम लोग राउल्ट का नियम कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब में वाष्प दाब और विलेय के अणुभार के बीच का संबंध होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने देखा कि एक विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा गया, और वाष्प दाब के अवनमन पे राउल्ट का जो नियम था उसके बारे में भी हमने समझा, और वाष्प दाब तथा विलेय के अणुभार के संबंध के बारे में भी हमने देखा।
तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे, राउल्ट के नियम की सीमाओं के बारे में देखेंगे कि ये राउल्ट के नियम की सीमा क्या होता है। तो हमें पढ़ना है क्या, राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो मुख्य रूप से इसकी कुल हम 3 सीमा के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है, पहला नियम, राउल्ट का जो नियम होता है केवल तन विलयनों के लिए लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। पहला तो सीमा इनकी हो गया। दूसरा होता है, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्यों पर लागू होता है। तीसरे में देखेंगे, वे पदार्थ जो विलयन में वियोजित या संगुणित हो जाते हैं, राउल्ट का नियम उन पदार्थों के विलयनों पर लागू नहीं होता है, विलयनों पर लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, हमने राउल्ट के नियम की सीमा के बारे में भी पढ़ लिया। तो अब हम लोग करेंगे क्या, राउल्ट के नियम तथा वासुदाब के अवमंद से संबंधित प्रश्नों पर कुछ न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करेंगे, जो परीक्षाओं में अक्सर 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, आपेक्षिक मतलब वासुदाब के अवमंद के संबंध में एक न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए मेरे बच्चों, हम लोग करेंगे क्या, वासुदाब अवमंद के संबंध में एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2024 में आने की इसकी संभावना है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, जो बोर्ड परीक्षा में सीधे आ सकता है। तो देखिए है क्या, प्रश्न है, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ जिसका मोलर द्रव्यमान कितना दे दिया है, 40 ग्राम प्रति मोल दिया है, कि उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसको 114 ग्राम ऑक्टेन में, 114 ग्राम ऑक्टेन जो देता है ये आपका विलायक है, और ऑक्टेन का जो सूत्र होता है C8H18 होता है। ऑक्टेन का सूत्र क्या होगा, C8H18 होगा, में घोलने पर उसका वाष्पदाब जो होता है 180% तक कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्न को पढ़ करके जो जो डाटा दिया गया है उसको हम लिखेंगे। यानी यहाँ पर दिया गया है विलेय का भार, विलेय का भार दिया नहीं गया है, इसे हमें ज्ञात करना है। यानी आपका स्मॉल w क्या है, इसे आपको ज्ञात करना है। दिया क्या है, विलेय का अणुभार, विलेय का जो अणुभार दिया है स्मॉल m बराबर
40 ग्राम प्रति मोल दे दिया है। उसके साथ साथ यहां देखेंगे आप विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू बराबर दिया गया है 114 ग्राम। विलायक का अणुभार आप यहां पर निकालेंगे। विलायक का अणुभार कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा, विलायक आपका है ऑक्टेन, जिसका सूत्र होता है 6C8H18। तो आप जानते हैं 8 गुणे कितना हो जाएगा 12 प्लस 18 गुणे 1, तो 12 8 96 प्लस कितना हो जाएगा 18, 8 से 14, 9 1 10 और ये कितना हो जाएगा 11। यानी इसका अणुभार भी कितना आ जा रहा है 114 ग्राम प्रति क्या हो गया मोल निकल करके आ गया। अब आगे देखेंगे और क्या कह रहा है कि पहले विलायक का जो वाष्प दाब था कितना था 100 था, बाद में 80% घट करके कितना हो जाता है, तो यहां पर लिखेंगे माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना दे दिया है 100 mmHg, और विलयन का वाष्प दाब कितना हो जाएगा, PS बराबर कितना है, कमी हो रही है 80 की, तो यहां पर हो जाएगा कितना 80, क्योंकि 80% घट रहा है, कम हो रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे यहां से हमारा निकल करके आएगा, हमें ज्ञात करना है विलेय का भार। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, पी नॉट माइनस PS अपान पी नॉट बराबर स्मॉल w इंटू कैपिटल M बटे स्मॉल m इंटू क्या हो जाएगा कैपिटल W। तो जो डाटा हमें पता है इसमें हम उसको रख लेंगे। पी नॉट हमारा पता है, यानी कितना है 100 है। PS कितना हो जाएगा 80 हो गया, फिर पी नॉट कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक, आगे लिखेंगे हमें स्मॉल w ज्ञात करना है। कैपिटल M का मान कितना दे दिया है 114 दे दिया गया है, M का मान कितना है 40 है, और कैपिटल W का मान कितना है 114 है। 114 से कैंसिल हो जाएगा, इसमें से 100 में से 80 घटाएंगे कितना बचेगा 20, यहाँ पर हो जाएगा आपका मेरे बाबू कितना 100 हो गया, बराबर स्मॉल w बटे कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको प्राप्त क्या होगा 1/5 बराबर स्मॉल w बटे कितना हो जाएगा 40, तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे समझ सकते हैं 40 का यहाँ गुणा हो जाएगा और 5 का W में, तो आप इसके लिख सकते हैं W बराबर 40 बट्टे कितना 5, 5 से 40 में भाग दे देंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर 8। इस प्रकार W बराबर आपका कितना निकल करके आ जाएगा 8 ग्राम। W कितना निकल करके 8 आएगा, और यहाँ से आपको पता चल जाता है कि विलेय का भार जो दिया गया है, विलेय का भार कितना हो जाएगा 8 ग्राम। तो दोबारा देख लेंगे मेरे बाबू, प्रश्न में क्या दिया गया है, एक आवासशील विलेय पदार्थ जिसका आणविक द्रव्यमान 40 ग्राम प्रति मोल है कि उस द्रव्यमान की गणना करना है जिसका 124 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर वाष्प दाब 80% तक कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो वाष्पशील पदार्थ है विलेय है, और इसका मोलर द्रव्यमान दिया गया है, इसका भार यानी इसका द्रव्यमान पूछ रहा है, तो विलेय का भार बराबर स्मॉल w बराबर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो हम इसको लिख लेते हैं व्हाट, हमें नहीं पता है। विलेय का अणुभार 40 दे दिया, लिख लिया गया। विलायक का भार कितना दे दिया है 114 ग्राम दिया गया है, और विलायक आपका ऑक्टेन है, तो ऑक्टेन का अणुभार भी कितना निकल करके आएगा 114 ग्राम प्रति मोल निकल के आ गया। पहले
यहाँ पर वाष्पदाब प्रसत्ता में दिया गया है, तो हमारा जो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब होगा कितना होगा, 100 mmHg होगा, और विलयन का वाष्पदाब कितना हो जाएगा, 80 mmHg हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डाटा को क्या करेंगे, वाष्पदाब अवनमन तथा विलेय के अणुभार में संबंध वाले समीकरण पे इस डाटा को रखेंगे। पी नॉट हमारा कितना है, 100 है, पी एस अपन आपका कितना है, 80 है, यहाँ पर पी नॉट भी कितना है, 100 है। फिर स्मॉल डब्ल्यू आपको ज्ञात ही करना है, और कैपिटल एम का मान 114 है, स्मॉल एम का मान 40 है, और कैपिटल एम का मान कितना है, 114। 114 से 114 कैंसिल हो जाएगा, 100 में से 80 घटाएंगे 20 होगा, फिर 20 से 100 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, आपका 5 आएगा। इस प्रकार आपका प्राप्त होता है बटे 5 बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे 40। अब 40 को आप इधर भेज के 5 से भाग दे देंगे तो डब्ल्यू बराबर आपका 40 बटे 5 लिख करके 5 से 40 में भाग देंगे तो 8 आएगा। इस प्रकार जो आपका विलेय का अणुभार, विलेय का भार निकल करके कितना आ जाता है, 8 ग्राम होता है। तो जब आप देखते हैं 40 में 5 से भाग देंगे तो आपका यहाँ पर आएगा मेरे बाबू 8, और इस प्रकार आपका विलेय का जो भार यानी स्मॉल डब्ल्यू निकल करके आएगा, कितना आ जाएगा, 8 ग्राम आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सीखा वाष्पदाब का अवनमन और इस पे आधारित प्रश्न को भी लगाना हम लोगों ने सीखा है। अब आइए हम लोग इसके आगे के टॉपिक हिमांक का अवनमन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, हिमांक का अवनमन। अगला टॉपिक हमारा क्या है मेरे बाबू, हिमांक का अवनमन, जिसे हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में से बोला जा सकता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। क्या होता है, जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, तब प्राप्त विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के प्राप्त विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। हिमांक में हुए इस कमी को हिमांक अवनमन कहा जाता है। हिमांक में हुए इस कमी को हिमांक अवनमन कहा जाता है। हिमांक अवनमन को डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित किया जाता है। हिमांक अवनमन को किससे प्रदर्शित किया जाता है, डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित किया जाता है। आइए हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये क्या है, शुद्ध विलायक है, जिसका हिमांक कितना है, T0। इसमें आप क्या करते हैं, एक विलेय पदार्थ को ले जाकर के मिला देते हैं। इसमें आप एक विलेय पदार्थ को ले जाकर जब मिलाते हैं तो इस अवस्था में जो आपका विलयन प्राप्त होता है, मान लीजिए उसका हिमांक कितना हो, T0F हो, उसका हिमांक कितना हो, T0F हो। तो यहां से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, तब प्राप्त विलयन का हिमांक, शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है।
जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तब प्राप्त विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। हिमांक में हुए इस कमी को हिमांक का अवनमन कहा जाता है। हिमांक में हुए इस कमी को हिमांक का अवनमन कहा जाता है और हिमांक अवनमन को किससे प्रदर्शित किया जाता है? डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो उस अवस्था में आप लिख सकते हैं हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएफ बराबर टी नॉट माइनस क्या हो जाएगा? टी नॉट एफ हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्या निकल करके आता है? हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएफ बराबर क्या निकल करके आता है? टी नॉट माइनस टी नॉट एफ निकल करके आ जाता है। इसी को हम लोग आगे देखेंगे। क्या हिमांक का अवनमन जो होता है, हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएफ जो होता है विलयन की मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? विलयन की मोललता। दोबारा सुनेंगे। हिमांक का जो अवनमन होता है, हिमांक का अवनमन विलयन की मोललता के क्या हो जाता है? अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो होता है क्या मेरे बाबू, यहाँ से हम समझते हैं कि डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा? के एफ इंटू क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। जहां पर के एफ जो होता है, के एफ बराबर एक नियतांक होता है। यह क्या होता है? नियतांक है, जिसे आप क्या कह सकते हैं? जिसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? मोलल अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। इसका मात्रक जो होता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। इसका मात्रक क्या हो जाता है? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। तो यदि हम क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन में मोललता का जब सूत्र रख लेते हैं तो आप देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा? डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू मोललता बराबर क्या हो जाता है? स्मॉल डब्ल्यू बड़े 1000 अपान मॉलिक्यूलर वेट एंड कैपिटल डब्ल्यू क्या हो जाएगा? ग्राम। इस प्रकार हमें हिमांक अवनमन और विलेय के अणुभार के बीच संबंध का एक समीकरण प्राप्त होता है। आइए देखते हैं हम लोग इसमें ये जो अलग अलग डाटा है इसे हम कैसे क्या समझ सकते हैं। जो स्मॉल डब्ल्यू ये हमारा है, ये आपका होता है विलेय का भार। क्या हो जाता है? विलेय का भार। स्मॉल एम जो होता है ये होता है आपका विलेय का अणुभार। कैपिटल डब्ल्यू क्या यहाँ पर विलायक का क्या हो जाता है? भार हो जाता है। के एफ क्या हो जाता है? मोलल अवनमन स्थिरांक होता है, जिसका मात्रक केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स हो जाता है। और यहाँ पर डेल्टा टीएफ जो होता है हिमांक अवनमन होता है। डेल्टा टीएफ क्या हो जाता है? हिमांक का क्या हो जाता है? अवनमन होता है। तो इस प्रकार हमें हिमांक के अवनमन और विलेय के अणुभार के मध्य एक समीकरण प्राप्त होता है और इस समीकरण पर 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, उस प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग हिमांक अवनमन से संबंधित एक प्रश्न को हल करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न क्या दिया गया है, इसको हम लोग सबसे पहले ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। दिया क्या गया है? 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल क्या हो जाता है? CH2OH एंड क्या हो जाएगा आपका? CH2OH।
इसी को क्या बोला जाता है, एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। विलयन के हिमांक में अवनमन एवं हिमांक की क्या करना है, गणना करना है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, प्रश्न को पढ़ने के पश्चात हमें जो जो डाटा दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो ये जो 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है यह क्या होता है, विलेय होता है, और जो 600 ग्राम जल कह रहा है ये विलायक है। अर्थात आपको यहाँ से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त हो जाता है मेरे बाबू, विलेय के भार के बारे में आपको जानकारी होती है। यहाँ से आपको प्राप्त होता है विलेय का भार, विलेय का भार स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितना दे दिया है, 45 ग्राम। अब हमें विलेय का अणुभार भी निकालना पड़ेगा। विलेय का अणुभार स्मॉल एम बराबर क्या हो जाता है, यहीं से इसको कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि विलेय हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल है। कार्बन यहाँ पर 2 है तो हम लिखेंगे 2 गुणे 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है, 6 है। यहाँ भी देखेंगे 2 2 4 1 5 और 1 6, तो 6 गुणे 1 होगा, प्लस ऑक्सीजन हमारा 2 है तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 16। तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस कितना हो जाएगा, 32। तो 6 4 10, 10 2 कितना हो जाएगा, 12 के 2 1 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो इस प्रकार हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल का जो अणुभार निकल करके आता है, कितना निकल करके आ जाता है, 62। कितना निकल के आ जाता है, 62 ग्राम प्रति मोल निकल करके आ जाता है। ठीक, ये तो हो गया हमारा विलेय का भार और भार। अब हम यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है कि एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। यहाँ पर विलायक आपका क्या है, जल है। तो देखेंगे विलायक का जो भार देता है कैपिटल डब्ल्यू बराबर कितना दिया है, 600 ग्राम दे दिया है। विलायक का भार कितना दे दिया है, 600 ग्राम, और विलायक आपका है जल, तो विलायक का अणुभार यहाँ से क्या निकल करके आएगा, विलायक का अणुभार कैपिटल एम बराबर कितना हो जाएगा, 18 ग्राम प्रति क्या हो जाएगा, मोल निकल करके आ जाएगा। तो इसके साथ साथ कह क्या रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे निकालने के लिए क्या कह रहा है, विलयन के हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा टीएफ आपको ज्ञात करना है। इसी के साथ साथ आपको क्या ज्ञात करना है, देखेंगे किसका, विलयन का हिमांक भी ज्ञात करना है, अर्थात टी नॉट एफ भी क्या करना है, आपको ज्ञात कर लेना है। हिमांक अवनमन और विलयन का हिमांक क्या क्या ज्ञात करना है, यहाँ देखेंगे विलयन का हिमांक अवनमन तथा विलयन का हिमांक आपको ज्ञात करना है। और आप यहीं पर ये भी जान लीजिए मेरे बाबू, जो शुद्ध जल होता है यानी क्या, शुद्ध जल का हिमांक क्या हो जाएगा, 273 केल्विन होता है। यानी शुद्ध जल का हिमांक टी नॉट बराबर कितना हो जाएगा, 273 केल्विन हो जाएगा। तब आइए हम लोग क्या करते हैं, हिमांक अवनमन का फार्मूला अप्लाई करके इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो देखते हैं हिमांक अवनमन और विलेय के अणुभार के बीच का जो संबंध का समीकरण होता है, हम लोगों ने भी सीखा है क्या, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू गुणे कितना हो जाएगा, 1000 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको डाटा रखेंगे तो केएफ का मान, देखिए इस प्रश्न में केएफ का भी मान दिया रहेगा, केएफ को मान को हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। देखिए केएफ का मान कितना दे दिया है, यहाँ पर देखिए लिखना हम भूल गए थे, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, केएफ का मान जो होता है 1.86 यानी केएफ बराबर हो जाएगा 1.86 केल्विन किलोग्राम, और क्या हो जाता है, मोल इनवर्स। ये जो होता है मेरे बाबू प्रश्न में दिया रहेगा, इसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यानी केएफ जो होता है यानी इसका मान हमेशा प्रश्न में दे दिया जाता है, ठीक है।
तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1.86, 1.86 गुणे स्मॉल डब्लू का मान कितना दे दिया 45, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1000 बटे यम का मान कितना दे दिया है मेरे बाबू 62 दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे कैपिटल डब्लू का मान कितना दे दिया है 600 ग्राम दे दिया गया है। कितना दिया है 600। अब आप करेंगे क्या, यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे, 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आ जाएगा 18.6 गुणे 45 बटे 62 गुणे कितना हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दशमलव के पश्चात एक अंक है, तो इसको हटाने के लिए ऊपर नीचे हम लोग 10 से गुणा कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा यह 186 गुणे 45 बटे 620 गुणे कितना है, 620 ना लिख करके 10 का गुणा इसमें करें, 62 गुणे कितना हो जाएगा 60। इससे अगर आप इसको काट देंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 3 प्राप्त हो जाएगा। देख लेंगे क्योंकि 6 3 18 और 2 3 कितना हो जाएगा 6, और 3 से जब आप इसको काटेंगे तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा 20 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार प्राप्त होता है डेल्टा टी एफ बराबर आपको प्राप्त होता है कितना 45 बटे 20 प्राप्त हो जाएगा। 20 से आप क्या करेंगे 45 में भाग दे देंगे, 20 से 45 में जब आप भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 20 गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे 40, यहाँ आपका आ गया 5, कैंसिल आउट करेंगे, दशमलव लगाएंगे 0, अब ले जाएंगे कितना, फिर 20 गुना कितना हो जाएगा आपका 40, घटाएंगे 0 1 होगा, दशमलव लगा 0, 2 5 कितना हो जाएगा, यानी 20 5 100 हो जाएगा। यानी यहाँ से 20 से जब 45 में भाग देंगे तो डेल्टा टी एफ का मान जो आएगा कितना आ जाएगा 2.25 क्या हो जाएगा केल्विन। ठीक है, और आप जानते हैं क्या होता है डेल्टा टी एफ बराबर कितना होता है टी नॉट माइनस कितना होता है टी नॉट एफ। टी नॉट मान इसका देखिए, आपको निकालना किसका मान है, टी नॉट एफ का मान ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं इधर लेकर चले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा टी नॉट एफ बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा टी नॉट माइनस डेल्टा टी एफ। टी नॉट कितना दिया है मान, यहाँ देख लेंगे, टी नॉट का मान है शुद्ध जल का हिमांक जो होता है कितना होता है 273 होता है, इसमें से आपको घटाना है 2.25। चलिए घटा लेते हैं, 273 से जब आप कितना घटाएंगे 2.25 घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 7, 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ पर 2, आपका टी नॉट एफ का मान जो निकल कर आता है 270.75 केल्विन निकल करके आता है। तो इस प्रकार मेरे बाबू ये होता है बिलियन का हिमांक और ये होता है बिलियन का हिमांक। इस प्रकार हमें क्या हो जाता है बिलियन के हिमांक अवनमन और जो बिलियन का हिमांक होता है दोनों ही हमें ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार मेरे बाबू हम लोग क्या किए, हम लोगों ने क्या देखा, हिमांक अवनमन पर आधारित एक विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसकी परीक्षा में आने की संभावना भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, इसके आगे के बारे में यानी क्वथनांक का उन्नयन और प्रासरण दाब तथा प्रासरण एवं प्रासरण दाब के बारे में हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल पीएस ट्यूटोरियल केमिस्ट्री बाय प्रेम सागर सर को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।